हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस लेक्चर में। यह है मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर नंबर तीसरा है। टॉपिक का नाम है 1857 का विद्रोह। तो यह हमारी सीरीज लगातार चल रही है और आप सबका प्यार इसमें बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो इस प्यार को और ज़्यादा बढ़ाएं। जीके फॉर एसएससी एग्जाम जो है यहाँ पर मिलती रहेगी और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको पीडीएफ पीवाईक्यू प्रैक्टिस भी समय समय पर होते रहेंगे और सबकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप ऐप डाउनलोड करेंगे जहाँ पर आपको फ्री मॉक्स कोर्सेस पीवाईक्यू और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करते रहें। और इसके अलावा कई सारे दोस्तों के प्रश्न थे कि जो रैंक अप पीवाईक्यू है वहाँ पर किस टॉपिक के क्वेश्चन हैं, मतलब अलग क्वेश्चन है या यही। तो देखो सिंपल है, यही जो लेक्चर है वो वहाँ पर पहले से एक्सेस उनका दिया हुआ है, तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके लिए आप कूपन कोड PYQ50 के नाम से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको यह बैच जो है 149 का मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो प्रैक्टिस ऑल क्वेश्चंस भी यहाँ पर मिलेगा, डिटेल सोल्यूशन मिलेगा, उसका अलावा डेडिकेटेड डाउट सपोर्ट भी वहाँ पर उपलब्ध है। ठीक है, बाकी आपको ऐप कहाँ से डाउनलोड करना है, तो प्ले स्टोर पर जाना है, वहाँ पर से आपको ऐप डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, पेड कोर्स सेक्शन में जाना है, एसएससी एग्जाम में जाना है, यहाँ पर एक्सप्लोर भी कर सकते हैं जहाँ पर सारी चीज़ें शो हो रही होंगी। इसके अलावा बाय नाउ भी आप इसको कर सकते हैं। कुल मिला के यहाँ पर चीज़ें उपलब्ध हैं। ठीक है, और प्राइम जिस प्रैक्टिसपीडिया के लिए मैंने सोचा हुआ है कि हम रक्षाबंधन से पहले ही ये सारी चीज़ें प्राइम जिस प्रैक्टिसपीडिया में सारे क्वेश्चन ऐड कर चुके होंगे। और कोई भी क्वेरीज है आपकी तो मुझे व्हाट्सएप पर आप पूछ सकते हैं, जहां पर मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा, क्योंकि वहां पर मैं ही उपलब्ध हूँ। ठीक है, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न कहता है, भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ था। तो जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है वो किस वर्ष हुआ हुआ था। स्पेशली क्या है कि बीडी सावरकर हैं, उनकी एक बुक है द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो जो प्रथम वॉर था, मतलब इंडिपेंडेंस था, उन्होंने इसमें इस बुक में, जो वीर सावरकर हैं, उन्होंने अपनी इस बुक में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था इस 1857 की क्रांति को। ठीक है, सो बेसिकली कई सारे लोग 1857 का सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है इसको, भारतीय विद्रोह भी कहते हैं इसको, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। सो अलग अलग पुकारा जाता है। तो ये 1857 का जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, इसके अलावा इसको 1857 का सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, संतान का सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। और इन्होंने जो है कौन, डॉक्टर बीडी सावरकर है ना, बीडी सावरकर की जो बुक है द हिस्ट्री ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, इंडियन इंडिपेंडेंस, इस बुक में इन्होंने इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। ठीक है, इसके अलावा जब स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हो जाता है तो जो भारत का गवर्नर जनरल था उसको भारत का वायसराय कहा जाने लगा था। तो 1857 के बाद जो है भारत के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा था, भारत का वायसराय कहा जाने लगा था। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर एक और चीज हुई थी, सबसे बड़ा बदलाव हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है शासन समाप्त हो गया था और भारत का शासन जो है ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया था। तो आप इस पॉइंट को भी नोटिस कर सकते हैं कि इस विद्रोह के कारण, मतलब 1857 विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कंपनी का शासन था, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ, शासन समाप्त हुआ और भारत का भारत में ब्रिटिश क्राउन का ब्रिटिश क्राउन के अधीन शासन आ गया, क्राउन के अधीन शासन आ गया। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो पहले का जो है बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर दूसरा, 1857 की क्रांति मई में भारत की किस छावनी से शुरू हुई थी। तो भारत की किस छावनी से शुरू हुई थी 1857 की क्रांति के बारे में पूछा हुआ है। कानपुर, मेरठ, झांसी या लखनऊ। तो कहाँ से शुरू हुई थी। तो बेसिकली जो भारत की किस छावनी से शुरू हुई थी, मेरठ की छावनी से शुरू हुआ था। कहाँ से, मेरठ की छावनी से शुरू हुआ था। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि 10 मई 1857 को जो सिपाही थे उन्होंने विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया था। तो स्पेशली मेरठ के जो सिपाही थे, मेरठ के
सिपाहियों ने विद्रोह किया। विद्रोह करने के बाद ये लोग क्या है, दिल्ली की ओर कूच किया इन्होंने, दिल्ली की ओर कूच, यानी कि वहां पर एक रैली टाइप निकाली तो कूच करना प्रारंभ किया। इसके बाद कानपुर, झांसी, लखनऊ यहाँ पर भी विद्रोह फैलने लगा था। ठीक है, इसके अलावा जो राजस्थान में विद्रोह प्रारंभ हुआ था, तो जो राजस्थान में कहाँ पर विद्रोह प्रारंभ हुआ था, तो राजस्थान में विद्रोह जो है सिपाही विद्रोह हुआ था, नसीराबाद छावनी से प्रारंभ हुआ था। नसीराबाद छावनी से शुरू हुआ था, शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये चीज थी। और इसका जो 1857 का विद्रोह था, इसका कारण था एनफील्ड राइफल की जो ग्रीस कारतूस था ना, उसमें गाय और सूअर की जो चर्बी का उपयोग हुआ था। तो तात्कालिक कारण ये रहा है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का सही आंसर हो जाएगा, वो बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर तीसरा, 1857 के सिपाही विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस तारीख को मेरठ के सैनिकों ने दिल्ली की यात्रा शुरू की थी? अभी भी मैंने तारीख बताई थी, किस तारीख को शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये बेसिकली जो था वो 10 मई की तारीख थी। क्या थी? 10 मई की तारीख थी, 10 मई को प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ था बेसिकली, अगर मतलब एक एक करके देखा जाए तो 24 अप्रैल 1857, 24 अप्रैल 1857 को जो है थर्ड नेटिव कैवेलरी के जो 90 सैनिकों ने जो है ग्रीस्ड कारतूस स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। तो 24 अप्रैल को क्या हुआ, थर्ड नेटिव कैवेलरी के कितने सैनिक थे, 90 सैनिकों ने, 90 सैनिकों ने ग्रीस्ड कारतूस स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, इनकार कर दिया। इसके बाद जो हुआ कि 9 मई को लगभग 85 सैनिक जो हैं, 85 सैनिकों को गिरफ्तार कर दिया। 90 में से कितने, 85 सैनिकों को गिरफ्तार कर दिया। मतलब इसके बाद एक प्रकार से जो विद्रोह है वो बढ़ता गया। ठीक है, इसके बाद जो है मेरठ में जो है सिपाहियों का विद्रोह भड़क उठा था, और 10 मई को जो है सैनिकों ने विद्रोह किया, और वो कहां पर, दिल्ली की ओर कूच करना प्रारंभ कर दिया, दिल्ली की ओर कूच करना प्रारंभ किया। और इन्होंने क्या किया था, 10 मई को जो थे ये सारे जो सैनिक जो गिरफ्तार कर दिए गए थे, 50 सैनिक, इनको भी वहां से छुड़वा दिया था। ठीक है, और यहाँ पर क्या था, ब्रिटिश अधिकारियों को जो मारा, और सूर्यास्त के बाद उन्होंने क्या है, दिल्ली की ओर कूच करना प्रारंभ किया था। ठीक है, इसके पहले शुरुआत में जो था, अगर कहा जाए तो इससे पहले ही 29 मार्च 29 मार्च 1857 को 29 मार्च 1857 को जो है मंगल पांडे ने जो है बैरकपुर में विद्रोह किया हुआ था। मंगल पांडे ने बैरकपुर में विद्रोह किया था, किया था। ठीक है, तो सही आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर चौथा, मेरठ के सिपाही मुगल सम्राट बहादुर शाह से मिलने के लिए लाल किले के द्वार पर कब पहुंचे थे? तो मेरठ के सिपाही जो है मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर जो थे, उनके लाल किले के द्वार पर पहुंच गए थे वो। तो कब पहुंचे हुए थे, वो तारीख पूछी हुई है। तो देखो बेसिकली ये लोग क्या है था कि 10 मई 1857 की शाम को मेरठ से चल पड़े थे। अब मेरठ से जो दिल्ली है वो ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है, अगर देखा जाए तो 3 से 4 घंटे, 4 घंटे का समथिंग लगते हैं, बस से लगते हैं। तो ये रात भर अगर चले होंगे, वो कहीं पर रुके नहीं होंगे, तो सुबह तक दिल्ली पहुंच गए होंगे, सुबह रात तक, है ना। तो शाम को दिल्ली के लिए रवाना हुए थे, और सुबह जो है वो 11 मई को, कितने मई को, 11 मई 1857 को ये दिल्ली पहुंच गए थे। ठीक है, यहाँ पर जो है बहादुर शाह जफर जो है भारत के अंतिम मुगल सम्राट थे, वो उन्होंने अपना नेता घोषित किया, और दिल्ली जो है वो एक प्रकार से विद्रोह का केंद्र बन गई थी। ठीक है, और यहीं पर जो दिल्ली के विद्रोह का जो केंद्र था, तो दिल्ली में किसने इसको विद्रोह को दबाया हुआ था, वो देखो आप, तो जॉन निकोलसन था। इस व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है, जॉन निकोलसन ने दिल्ली में इस विद्रोह को दबा दिया था। ठीक है, और विद्रोह को दबाया हुआ था। तो इसके पहले जो कह सकते हैं, अब दिल्ली से नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो बहादुर शाह जफर तो नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन उनकी जगह पर था जो, मतलब कह सकते हैं बहादुर शाह के नाम पर जो था
तो बहादुर शाह जफर के नाम पर कौन, जनरल बख्त खान, जनरल बख्त खान नेतृत्व कर रहे थे, जनरल बख्त खान नेतृत्व कर रहे थे। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5वां, निम्नलिखित नेताओं में से किसने बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया हुआ था। तो बिहार में बताना है आपको किस मतलब किस 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया हुआ था बिहार में स्पेशली। तो बिहार में जो था वो थे कुंवर सिंह। कौन थे, कुंवर सिंह, जिन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया हुआ था, कुंवर सिंह था नाम इनका। ठीक है, तो इनका पूरा नाम जो था वीर कुंवर सिंह कहा जाता था इनको, वीर कुंवर सिंह कहा जाता था, वीर कुंवर सिंह कहा जाता था। और ये जो वीर कुंवर सिंह थे ना, ये जगदीशपुर के जमींदार थे। कहाँ पर, जगदीशपुर के जमींदार थे, जगदीशपुर के जमींदार थे। और इसके अलावा उज्जैनिया राजपूत वंश के से संबंधित थे, उज्जैनिया राजपूत वंश से संबंधित थे, राजपूत वंश से संबंधित थे। ठीक है, ये जब सिपाही जो है दानापुर से आरा पहुंचे तो वे उनके साथ शामिल हो गए थे। कहाँ, दानापुर से आरा की ओर सिपाही पहुंचे। इसके अलावा इन्होंने जो है मार्च 1858 में आजमगढ़ पर कब्जा किया हुआ था। ठीक है, मार्च 1858 में इन्होंने जो है आजमगढ़ पर कब्जा किया था, आजमगढ़ पर कब्जा किया हुआ था, कब्जा किया हुआ था। ठीक है, और इसके अलावा जो विलियम टेलर नाम से थे जिन्होंने विद्रोह को दबा दिया था, विलियम टेलर थे जिन्होंने विद्रोह विद्रोह को दबा दिया था, बिहार में विद्रोह को दबाया था कह सकते हैं, बिहार में विद्रोह को दबाया था। ठीक है, और कुंवर सिंह की जो आयु थी ना वो लगभग कितनी थी, 80 वर्ष थी। तो इनकी आयु जो थी वो 80 वर्ष थी। मतलब सोचो 80 वर्ष की आयु में भी इन्होंने एक साहस कर लिया था कि हमें विद्रोह करना है अंग्रेजों के खिलाफ। और ये भी था कि चलो ठीक है जो भी है, डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6वां, कानपुर के विद्रोही नाना साहेब निम्नलिखित में से किस पेशवा के पुत्र थे। कानपुर के विद्रोही जो नाना साहेब थे वो निम्नलिखित में से किस पेशवा के पुत्र थे। नाना साहब के बारे में पूछा है, वो किस पेशवा के पुत्र थे बेसिकली। ठीक है, तो जो नाना साहब थे ना वो पेशवा बाजीराव जो द्वितीय थे उनके दत्तक पुत्र थे। ठीक है, जो पेशवा बाजीराव द्वितीय, तो बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे, पेशवा बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे। नाना साहब को ना धोंदू पंत भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, धोंदू पंत ही इनको कहा जाता था। ठीक है, तो नाना साहब ने जो है कानपुर से जो है अंग्रेजों को खदेड़ा था और स्वयं को जो है पेशवा घोषित किया हुआ था। तो नाना साहब के बारे में है कि नाना साहब ने जो नेतृत्व किया हुआ था कह सकते हैं, तो कानपुर में इन्होंने नेतृत्व किया हुआ था 1857 के विद्रोह का, और कानपुर को अंग्रेजों को खदेड़ दिया था, स्वयं को पेशवा घोषित किया हुआ था। और बहादुर शाह को जो है भारत का सम्राट स्वीकार किया हुआ था और खुद को उनका गवर्नर घोषित किया हुआ था। तो इतनी सारी चीजें की हुई थी। तो अगर एक एक करके देखा जाए तो इन्होंने क्या किया था, नाना साहब ने, नाना साहब ने स्वयं को पेशवा घोषित किया हुआ था, पेशवा घोषित किया था। एक तो बात ये हो गई। ठीक है, दूसरा जो हो गया, पेशवा घोषित करने के बाद बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया था, बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट स्वीकार किया, भारत का सम्राट स्वीकार किया। और इसके अलावा खुद को उनका गवर्नर घोषित किया, स्वयं को उनका गवर्नर घोषित किया, गवर्नर घोषित किया। ठीक है, तो ब्रिटिश ने जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के तहत जो है नाना साहब की पेंशन बंद कर दी थी, जिसकी वजह से जो है अंग्रेजों से नाराज भी रहे हैं। अब यहाँ पर किसने इससे जो कह सकते हैं नाना साहब को पराजित किया हुआ था, तो नाना साहब को पराजित करने वाले थे कॉलिन कैंपबेल। कॉलिन कैंपबेल ने नाना साहब को पराजित किया था, या नाना साहब को हराया था, नाना साहब को हराया था।
ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7वां, खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? खान बहादुर ने जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया हुआ है, कहाँ से किया हुआ था? तो खान बहादुर ने जो नेतृत्व किया हुआ था ना, वो बरेली से किया हुआ था। कहाँ से? बरेली से किया हुआ था। कहाँ से? बरेली से किया हुआ था। अब खान बहादुर जो है ना, रोहिलखंड के जो है पूर्व शासक के वंशज थे, जो रोहिलखंड से शासक थे उनके वंशज रहे हैं। और 1857 में इन्होंने जो है बरेली में जो है अपनी सरकार बनाई थी और विद्रोह का नेतृत्व किया हुआ था। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि इन्होंने बरेली में, एक प्रकार से लिख दो आप, खान बहादुर ने 1857 में, बरेली में बरेली में अपनी सरकार बनाई थी। अपनी सरकार बनाई और विद्रोह का नेतृत्व किया था। विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, एक तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा, इन्होंने जो है कह सकते हो कि बरेली को जो है पांच वही मतलब एक जो पॉइंट आपको हरदम याद रखना है कि फिर उसके बाद पायद किसने किया हुआ था? विद्रोह तो जिसने किया था किया ही था। इसके अलावा फिर वहां पर किसने दबाया हुआ था वो भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बरेली को बरेली को 5 मई 1858 को ब्रिटिश ने ब्रिटिश ने पुनः कब्जा कर लिया था। पुनः कब्जा कर लिया था। ठीक है, और यहाँ पर जो विद्रोह दबाया हुआ था तो नाम था कॉलिन कैंपबेल ने, जिसने कानपुर में भी दबाया हुआ था। कौन थे? कॉलिन कैंपबेल। तो कॉलिन कैंपबेल ने बरेली और कानपुर दोनों जगह कह दो आप, बरेली और कानपुर कानपुर का विद्रोह दबाया था। विद्रोह दबाया था। ठीक है, और अन्य प्रमुख विद्रोह में जैसे हैं अन्य प्रमुख विद्रोह का केंद्र जो था, जैसे लखनऊ है, तो लखनऊ में कौन था? बेगम हजरत महल थी। झांसी थे तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी। दिल्ली है तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर हो गए। बाकी तो अभी हम धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे कौन किसने नेतृत्व किया हुआ था। तो यहाँ पर देख लो, लखनऊ में जैसे, यहाँ पर जो लखनऊ हो गया, तो लखनऊ में कौन हो गया? बेगम हजरत महल हो गए। बेगम हजरत महल हो गए। और कानपुर में जो है तो नाना साहब थे। ठीक है, कानपुर में नाना साहब थे। बरेली में कौन हो गया? तो बरेली में देखो, अभी भी ने जस्ट बताया हुआ था, खान बहादुर हो गए। खान बहादुर हो गए। ठीक है, और दिल्ली में कौन हो गए? बहादुर शाह जफर हो गए। ठीक है, बहादुर शाह जफर हो गए। और झांसी में कौन हो गए? इसके अलावा तो झांसी में हो गई मतलब रानी लक्ष्मीबाई जी हो गई। रानी लक्ष्मीबाई जी हुई, सबसे बहादुर व्यक्तियों में से एक थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8वां कहता है, 1857 के विद्रोह में किस मुगल शासक का योगदान था? तो मुगल शासक का योगदान का नाम बताना है। अभी जब से मैं शुरुआत से यही तो बता रहा हूँ आपको, शुरू का ही क्वेश्चन था हमारा। तो इसके अलावा जो है कौन थे? मतलब बहादुर शाह द्वितीय थे, जो इसके मतलब 1857 के विद्रोह का प्रतीक थे, एक प्रकार से कह सकते हो आप। 1857 के विद्रोह के विद्रोह के प्रतीक के तौर पर थे। प्रतीक के तौर पर थे। एक तो ये बात आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो नेतृत्व कर रहे थे बहादुर शाह जफर के नाम पर, तो जनरल बख्त खान आ जाएंगे। कौन? जनरल बख्त खान। जनरल बख्त खान आ जाएंगे, जो बहादुर शाह जफर के नाम पे नेतृत्व कर रहे थे। दिल्ली में जो है, दिल्ली में बहादुर शाह, क्योंकि देखो ये थोड़ी से बुजुर्ग थे, मतलब बहादुर शाह जफर जी, और इन्हें मतलब बहुत ज्यादा शक्तिशाली शासक के तौर पर नहीं थे, तो किसी ना किसी को तो संभालना ही था। तो बहादुर शाह जफर के नाम पर नाम पर विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। विद्रोह का नेतृत्व
कर रहे थे। ठीक है, और ब्रिटिश ने जो है दिल्ली पर कब्जा किया और बहादुर शाह को जो है रंगून म्यांमार को निर्वासित कर दिया था। बाद में इनकी जो मृत्यु है बहादुर शाह जफर द्वितीय की, वो 1862 में मृत्यु हो गई थी। अब बहादुर शाह जो थे वो बेसिकली एक कह सकते हैं उर्दू के कवि भी थे। उर्दू साहित्य जो है उनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। इनकी सारियां पढ़ना आप बहुत मतलब शेरो शायरी पढ़ोगे ना आप, बहुत अच्छी लगेंगी आपको। हालांकि अगर आपको उर्दू अच्छी है तभी, और सुनना बहुत अच्छा लगता है कभी कभी, क्योंकि बहुत दर्द के मारे हुए थे। उनके लिए तो अच्छा ही होगा जिन लोगों पे छूट गया है कोई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। बैरकपुर में ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए मंगल पांडे को किस तारीख पर फांसी पर लटकाया गया था? तो अभी मैंने फांसी की सजाई बताई थी आपको कि उनको फांसी पर कब लटकाया गया हुआ था। ठीक है, सो बेसिकली क्या हुआ था कि जब मंगल पांडे थे तो ये मार्च में ही विद्रोह कर चुके थे। 29 मार्च 1857 को विद्रोह कर चुके थे। ठीक है, अब इसके अलावा इन्होंने गोली चलाई हुई थी, यहाँ पर ध्यान रखना 29 मार्च को इन्होंने विद्रोह किया हुआ था। और 29 मार्च को जो है बैरकपुर के सर्जेंट जो थे गोली चलाई और उनको वहां पर ही फांसी दी गई थी। तो फांसी जो दी गई थी वो दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को। तो इसमें लिखा है मंगल पांडे को किस तारीख पर फांसी पर लटकाया गया था, तो फांसी पर लटकाया गया था ये पूछा गया है यहाँ पर, लेकिन वो डेट नहीं लिखी है। ठीक है, तो एक चीज याद रखो, यहाँ पर 29 मार्च है, लेकिन 29 मार्च जो है डेट नहीं है। 29 मार्च जो है वो कह सकते हैं विद्रोह की गोली थी, मतलब विद्रोह का दिन था, स्टार्ट था। तो यहाँ पर कह सकते हैं 29 मार्च जो है वो बैरकपुर में इन्होंने क्या किया था। बैरकपुर में सर्जेंट मेजर ह्यूसन्स भी कहा जाता है, ह्यूसन्स भी कहा जाता है। तो सर्जेंट मेजर ह्यूसन्स भी लिखा है यहाँ पर, और लेफ्टिनेंट लेफ्टिनेंट बाग पर गोली चलाई, बाग पर गोली चलाई। और इसके बाद ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, और बाद में गिरफ्तार करके जो है 8 अप्रैल 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दी गई थी। 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी। बेसिकली मंगल पांडे जो थे ना, वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 है उसका अग्रदूत माना जाता था। और इनके नाम पर, मंगल पांडे के नाम पर, एक सबसे खूबसूरत चीज हुई भारत में, वो 1984 में हुई। एक तो क्या हुई सबसे खूबसूरत चीज, भारत सरकार ने जो है, भारत सरकार ने मंगल पांडे के नाम पर, मंगल पांडे के नाम पर 1984 में 1984 में डाक टिकट जारी किया। डाक टिकट एक सम्मान के तौर पे किया जाता था ये चीज, तो इसलिए बहुत सम्मानीय थी। ठीक है, डाक टिकट जारी किया हुआ था, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब आपको कारण तो पता ही है कि विद्रोह क्यों हुआ था, किस वजह से था, वो भी आपको अच्छे से पता है। तो क्वेश्चन को संभाल सुधार लीजिएगा यहाँ पर, या तो आप ये कर लीजिए 8 अप्रैल कर लीजिए डेट, तो इसका डी नंबर सही आंसर हो जाएगा वैसे। ठीक है, तो डी नंबर में अगर ए जोड़ लोगे आप तो डी नंबर सही हो जाएगा। बाकी 29 मार्च 1857 डेट वो नहीं है, वो विद्रोह की डेट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि 1 नवंबर 1858 की किसकी उद्घोषणा में कहा गया था कि उसके बाद भारत का शासन एक राज्य सचिव के माध्यम से ब्रिटिश राजा के नाम पर होगा। तो एक राज्य सचिव के माध्यम से जो है ब्रिटिश राजा के नाम पर होगा, तो किसने घोषणा की हुई थी? लेकिन 1857 में नहीं, 1858 में पूछा है। 1 नवंबर 1858, मतलब ऑलरेडी जो 1857 का विद्रोह है उसको दबा दिया गया था। तो अब उसके बाद कुछ तो परिवर्तन लाना था, क्योंकि भाई डायरेक्ट शासन करने की आवश्यकता थी। विद्रोह क्यों खड़ा हुआ था वो भी वजह होगी। तो उन लोगों ने सब कुछ पहले पता लगाया कि विद्रोह की वजह क्या रही हुई होगी, सब कुछ एकदम प्रॉपर कारण निकाला। फिर उसके बाद उन्होंने एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लाया गया। क्या लाया गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया, और इसके तहत ही जो है ये प्रावधान किया गया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका शासन पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, और जो क्राउन है उसका शासन प्रारंभ कर दिया गया था। और इसी के अंतर्गत किया गया था कि जो भारत का गवर्नर जनरल है उसका पद बदल कर जो है वायसराय किया गया था। और यहीं से जो है कह सकते हैं कि राज्य सचिव का शासन भी स्थापित हुआ, तो राज्य सचिव के माध्यम से शासन होने लगा था। तो कौन था वो? महारानी विक्टोरिया थी, जिसके तौर पे सारे परिवर्तन हुए थे। कौन थी? महारानी विक्टोरिया। और लॉर्ड कैनिंग जो थे वो पहले वायसराय बने थे। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने, भारत के पहले वायसराय बने, वायसराय बने। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कहता है जब ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा राज्य संग्रहण के लिए
बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, तब निम्नलिखित में से कौन भारत का गवर्नर जनरल था? निम्नलिखित में से कौन जो है भारत का गवर्नर जनरल था, ये पूछा गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा राजस्व संग्रहण के लिए जो है बंगाल में जो है स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। तो स्थायी बंदोबस्त के समय पर बताना है आपको गवर्नर जनरल कौन था, भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, अब लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, लॉर्ड वेलेस्ली थे, लॉर्ड डलहौजी थे, लॉर्ड कैनिंग थे। तो इनके समय पे जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है स्थायी बंदोबस्त के समय पे गवर्नर जनरल था। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस जो मतलब सॉरी स्थायी बंदोबस्त जो है वो कब लागू हुआ था? तो लागू जो हुआ था वो 1793 में लागू हुआ था। कब? 1793 में लागू हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पर। ठीक है, और यह कहाँ पर लागू हुआ था? बंगाल में लागू हुआ था। कहाँ पर? बंगाल में लागू हुआ था। और बेसिकली स्थायी बंदोबस्त जो है इसको ही जमींदारी व्यवस्था कहा जाता था। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो स्थायी बंदोबस्त को जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं। जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं। ठीक है, और यह कंपनी और जमींदार के बीच जो है निश्चित भू राजस्व का एक स्थायी समझौता हुआ करता था। क्या होता था? कंपनी कंपनी और जमींदार के बीच जमींदार के बीच निश्चित भू राजस्व भू राजस्व का स्थायी समझौता था। स्थायी समझौता था। ठीक है, और इसी के अंतर्गत जो है मतलब जो कह सकते हो स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते थे? तो स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत बंगाल हो गया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र आते थे। बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र आया करते थे। और जमींदारों को जो एक प्रकार से कह सकते हो भूमि का स्वामित्व दिया गया था, और इनसे बोला गया था कि एक निश्चित तिथि तक अगर उन्होंने कोई भी राजस्व प्रदान नहीं किया, जो भी उनको तिथि निश्चित की, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर उनको निश्चित कर दिया कि 31 मार्च तक आपको राजस्व देना है, अगर 31 मार्च के बाद आप राजस्व नहीं दे पा रहे हैं तो उनकी जो नवीन जमीन है वो नीलाम की जा सकती थी। तो उनको एक डेट दी गई थी, एंड ऑफ द डेट। जैसे आपको टैक्स भरना पड़ता है वैसे ही कह सकते हो कि एक डेट दी जाती है। तो 11वीं का जो है वो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12वां। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश अभिलेखों में रैयत का क्या अर्थ था? रैयत मतलब होता है किसान। क्या होता है? किसान होता है। तो बेसिकली रैयत का अर्थ पूछा है, ब्रिटिश अभिलेखों में पूछा गया है रैयत का क्या अर्थ था। ये सब घुमाने के लिए सीधा अर्थ पूछ समझो ना। तो रैयत का जो अर्थ होता था वो किसान होता था। क्या होता था? किसान होता था। ठीक है, तो जैसे रैयत वाड़ी व्यवस्था हो गई। ठीक है, तो रैयत वाड़ी व्यवस्था में क्या होता था? रैयत वाड़ी व्यवस्था, रैयत वाड़ी व्यवस्था। तो रैयत वाड़ी व्यवस्था में जो था जैसे स्थायी बंदोबस्त हो गई, इसकी रैयत वाड़ी व्यवस्था हो गई। तो रैयत वाड़ी व्यवस्था में जो है ब्रिटिश जो होती थे, तो ब्रिटिश सरकार को जो है किसान जो है वो सीधा राजस्व देते थे। तो यहाँ पर आप कह सकते हो रैयत वाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत कि जो ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटिश सरकार सीधे किसानों से किसानों से राजस्व वसूलती थी, या भू राजस्व कह दो आप, राजस्व वसूलती थी। ठीक 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 है, और यह व्यवस्था बेसिकली किसके समय पर शुरू की थी और कहाँ पर की गई थी? तो ये व्यवस्था जो है वो थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने जो है मद्रास में शुरू की थी। थॉमस मुनरो, रैयत वाड़ी व्यवस्था जो है थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने कैप्टन रीड ने मद्रास में शुरू की थी। मद्रास में शुरू की थी। ठीक है, और इसमें जो है किसान को जो है भूमि का अधिकार दिया गया था यदि वह जो है एक निर्धारित राजस्व देता था तो इसलिए 12वीं का जो है वो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। यहाँ पर डेडेस ने जिला प्रमुख के सीधे नियंत्रण और उसके पैरोल पर जमींदारी थानेदारों की जगह लेते हुए दरोगा प्रणाली की शुरुआत की हुई थी। तो किसने शुरू की हुई थी वो पूछा हुआ है। जो जिला के प्रमुख होते थे उसका सीधा नियंत्रण होता था, उसके पैरोल पर जो था जमींदारी जो है थानेदारों की जगह लेते थे। एक प्रकार से दरोगा प्रणाली पूछा गया है। तो दरोगा प्रणाली कब शुरुआत की गई थी? तो बेसिकली दरोगा प्रणाली जो है कह सकते हो या कह सकते हैं दरोगा व्यवस्था है, एक नियमित पुलिस का गठन हो गया। तो ये सब चीजें जो है किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रारंभ की हुई थी। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रारंभ की हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक चीज नोटिस कर सकते हो 1791 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लॉर्ड
कॉर्नवालिस ने नियमित पुलिस बल का गठन किया और दरोगा व्यवस्था शुरू की और इसने ही जमींदारों को जो है थानेदारों से हटाया हुआ था। इसके अलावा जो थाना सर्कल होता था ना, उसका नेतृत्व एक दरोगा करता था, और जो कि एसपी जो होता था, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, उसके अधीन होता था। और 1793 में ही जो कॉर्नवालिस था, उसने कॉर्नवालिस कोड लागू किया, जिसमें जो है न्यायपालिका हो गया, राजस्व हो गया, पुलिस हो गया, इन सबको एक अलग अलग किया हुआ था, एक नहीं। तो एक कॉर्नवालिस को जो है भारतीय सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता था। ठीक है, कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता था। भारतीय सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता था। ठीक है। सो एक तो ये हो जाएगा। मतलब 13वीं का जो है बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली द्वारा तैयार की गई थी। तो महालवाड़ी बंदोबस्त की प्रणाली जो है किसके द्वारा तैयार की गई थी, वो पूछा गया है। अब मैंने अभी बताया था, थॉमस मुनरो के बारे में बताया था। तो थॉमस मुनरो जो है वो उन्होंने रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात प्रारंभ की हुई थी, और कैप्टन ने। ठीक है, तो इसके अलावा पूछा गया है यहाँ पर महालवाड़ी बंदोबस्त। तो 3 प्रकार की जो व्यवस्थाएं थी, एक तो क्या बोलते हैं, जमींदारी व्यवस्था हो गई। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्थानीय बंदोबस्त जो हो गए। ठीक है, इसके अलावा महालवाड़ी हो गई और रैयतवाड़ी हो गई। तो ये तीनों हो जाती थी। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त, स्थानीय बंदोबस्त नहीं, स्थायी बंदोबस्त होती थी, रैयतवाड़ी होती थी, और इसके अलावा कौन होगी, महालवाड़ी बंदोबस्त, महालवाड़ी व्यवस्था। तो ये सारी तीनों थी। ठीक है, अब महालवाड़ी जो बंदोबस्त की प्रणाली है वो किसने तैयार की हुई थी, तो हॉल्ट मैकेंजी ने तैयार की हुई थी। किसने, हॉल्ट मैकेंजी ने तैयार की हुई थी। हॉल्ट मैकेंजी ने जो है वो 1822 में जो है 1822 में मतलब तैयार की हुई थी, और इसको जो है बंगाल में शुरू किया हुआ था। कहाँ पर, बंगाल में शुरू किया हुआ था, बंगाल में शुरू किया था। अब महाल का जो अर्थ होता है ना, तो महाल का अर्थ होता था गांव, महाल का अर्थ होता था गांव। तो इसमें ये होता था कई सारे गांव जो है मिलकर एक राजस्व पे करते थे। ठीक है, तो एक जो भू राजस्व होते थे गांव के मुखिया द्वारा, जैसे 3-4 गांव हो गए, इनको मिला दिया, तो फिर गांव का मुखिया जो है वो राजस्व को एकत्रित करता था, और मुखिया जो है वो कंपनी को राजस्व दे देता था। तो इस तरीके से कह सकते हैं राजस्व की एकत्र होता था। अब इसे जो है बाद में क्या किया कि जो विलियम बेंटिक था, तो 1833 में उसने पंजाब में और उत्तर पश्चिमी प्रांतों में सुधार कर इसको लागू किया हुआ था। कहाँ तक, तो आप यहाँ पर इसका विस्तार जो है, तो 1833 में पंजाब और उत्तर पश्चिमी प्रांतों में लागू किया था, कह सकते हैं विस्तार किया था। उत्तर पश्चिमी प्रांतों में विस्तार किया था। और यहाँ पर देखो, इसके अलावा जो है 1833 में जो है मतलब किसने किया हुआ था, तो ये विलियम बेंटिक था। कौन था, विलियम बेंटिक ने किया हुआ था, बेंटिक ने किया हुआ था। ठीक है, सो ए है। और थॉमस मुनरो जो हो जाएगा उसमें रैयतवाड़ी व्यवस्था हो जाएगी, तो थॉमस मुनरो रैयतवाड़ी व्यवस्था हो जाएगा। और लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था उसके समय पर कौन था, स्थायी बंदोबस्त की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर 14 का वो सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल में लागू की गई एक प्रणाली को इंगित करता है, जिसके तहत जमींदारों को एक निश्चित तिथि पर एक निश्चित राजस्व प्राप्त करने के लिए भूमि का कानूनी स्वामित्व प्रदान किया गया था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का पूछा हुआ है। अभी मैंने जस्ट बताया भी था, उसके पहले भी मैंने डिस्क्राइब भी किया हुआ था कि 1793 में जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल के क्षेत्र में प्रारंभ की गई थी। कहाँ पर, बंगाल के क्षेत्र में प्रारंभ की गई थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा की गई थी। और कितने समय पर की गई थी, 1793 में की गई, 1793 में की गई थी। और यह कौन सी व्यवस्था थी, तो जमींदारी व्यवस्था थी या स्थायी बंदोबस्त थी। तो स्थायी बंदोबस्त को ही जमींदारी व्यवस्था कहा जाता है, जमींदारी व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने की हुई थी, तो थॉमस मुनरो ने की हुई थी। ठीक है, और महालवाड़ी व्यवस्था के बारे में बताओ भाई कमेंट में। तो महालवाड़ी व्यवस्था अभी जस्ट मैंने बताया ना, कौन बताया था, कमेंट में बता दो भाई। महालवाड़ी व्यवस्था लिख देना, क्वेश्चन नंबर 15, और महालवाड़ी व्यवस्था कमेंट में लिख दो। ठीक है, तो महालवाड़ी व्यवस्था के बारे में आपको बताना है।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कहाँ से प्रारंभ की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के बारे में पूछा है, कहाँ से प्रारंभ की हुई थी? बंगाल, बिहार, मद्रास, बिहार, बम्बई, बिहार, बंगाल और मद्रास। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था प्रारंभ की हुई थी वो कहाँ पर की हुई थी? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में की हुई थी। कहाँ पर? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। ये मैं पहले ही बताया था शुरुआत में, ठीक है ना। बंगाल, बिहार और उड़ीसा, उड़ीसा में प्रारंभ की हुई थी। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में प्रारंभ की हुई थी। ठीक है, तो बंगाल, बिहार में, तो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका। और बाद में क्या किया था? बाद में इसको, बाद में कुछ और क्षेत्रों में बढ़ा गया था। कहाँ कहाँ? जैसे वाराणसी, वाराणसी और मद्रास के कुछ उत्तरी जिलों में लागू किया था, के कुछ उत्तरी जिलों में लागू किया गया था, लागू किया गया था। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर जो है वो ए नंबर हो जाएगा। और लॉर्ड कॉर्नवालिस मतलब स्थायी बंदोबस्त कब की प्रारंभ की गई थी? तो 1793 में प्रारंभ की गई थी। अच्छा, यहाँ ध्यान रखना है किसके बारे में बातचीत हो रही थी? स्थायी बंदोबस्त के बारे में बातचीत हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर जो है वो ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। थॉमस मुनरो द्वारा तैयार की गई रैयतवाड़ी प्रणाली, जिसमें कृषकों को सीधे सरकार को वार्षिक कर देना पड़ता था, निम्नलिखित में से किस वर्तमान राज्य प्रांत में प्रचलित थी? तो वर्तमान राज्य का नाम पूछा हुआ है कि वर्तमान राज्य प्रांत के बारे में बताना है आपको। तो उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, पंजाब। तो बेसिकली यह जो है वर्तमान में है ना, तमिलनाडु, मद्रास में प्रारंभ की गई थी ना, तो मद्रास में जो है वो वर्तमान तमिलनाडु है ना, मद्रास। ठीक है, तो मद्रास प्रारंभ की वर्तमान तमिलनाडु था ये। तो थॉमस मुनरो द्वारा जो रैयतवाड़ी प्रणाली प्रारंभ की गई थी वो कह सकते हो तमिलनाडु में प्रारंभ की गई थी। और कब प्रारंभ की गई थी? तारीख जो थी, मतलब तारीख नहीं, समय जो था वो 1820 था। ईयर याद रखना है आपको, ईयर। ठीक है, अब कौन किसने मिलकर की हुई थी? तो कैप्टन अलेक्जेंडर रीड थे और थॉमस मुनरो थे। ठीक है, तो थॉमस मुनरो और कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, अलेक्जेंडर रीड द्वारा शुरू की गई थी, रीड द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, और इससे जो इसमें जो है ब्रिटिश सरकार और किसानों के बीच में जो एक प्रकार से सीधा संबंध होता था। कैसे? रैयत, रैयत एक प्रकार से किसान होते थे, और जो किसान होते थे वो सीधा राजस्व दिया होते थे। मतलब जो रैयत होते थे, किसान होते थे, उनको जमीन का जो है मालिकाना हक दिया गया था। तो इसमें आप लिख सकते हो रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत, रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत, अंतर्गत किसानों को जमीन का मालिकाना हक दिया गया था, या भूमि का मालिकाना हक दिया गया था, जमीन का मालिकाना हक दिया गया था, हक दिया गया था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको जरूर याद रखना है। श्रमिक का जो है सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। और अच्छा, एक चीज और कई बार पूछी जाती है कि कहाँ कहाँ पर लागू किया गया था। तो जो मद्रास हो गया, मद्रास तो है ही है, मद्रास के बाद बॉम्बे के कुछ क्षेत्रों में लागू हुआ। बॉम्बे के अलावा जो है असम में भी इसको लागू किया गया। कहाँ पर? असम में भी लागू किया गया था। तो ये क्षेत्र जरूर आपको याद रखना है। और जो पंजाब था ना, पंजाब, ये वाला जो पंजाब दिख रहा है यहाँ पर आपको, तो ये पंजाब जो है, पंजाब में जो था वो थी महालवाड़ी व्यवस्था प्रचलित थी। कौन सी व्यवस्था प्रचलित थी? महालवाड़ी व्यवस्था प्रचलित थी पंजाब में। ठीक है, तो यहाँ पर इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया स्थायी बंदोबस्त भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रचलित नहीं था? भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रचलित नहीं था वो पूछा गया है। स्थायी बंदोबस्त के बारे में पूछा है, कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था जिसको। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये तीन तो थे ही, मैंने जो पहले ही बताए हुए थे। और महालवाड़ी अभी बताया तो पंजाब में था, तो पंजाब में नहीं प्रचलित था ये। ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा यहाँ पर प्रचलित था। यहाँ पर कौन प्रचलित था? तो महालवाड़ी व्यवस्था प्रचलित थी, महालवाड़ी व्यवस्था प्रचलित थी। ठीक है, और जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा जो था, यहाँ पर जो था वो क्या था? स्थायी बंदोबस्त प्रचलित था, स्थायी बंदोबस्त प्रचलित था, बंदोबस्त प्रचलित था। स्थायी बंदोबस्त कब शुरू हुआ था? 1793 में हुआ था।
ठीक है, किसके द्वारा शुरू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था। और जो महालवाड़ी व्यवस्था है वो कब शुरू हुआ था? 1822 में शुरू हुआ था। ठीक है, तो इस चीज को आपको याद रखना है। तीन व्यवस्थाएं ही थी जो उन्होंने बताया था, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। सबके बारे में मैं बताता भी चल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19वां। भारत में राजस्व संग्रहण की रैयत वाली प्रणाली जो अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई थी पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? जो राजस्व संग्रहण प्रणाली थी, और रैयत वाड़ी के बारे में पूछा है। रैयत वाली प्रणाली जो है वो किस पर आधारित थी, किस सिद्धांत पर आधारित थी, वो बताना है आपको। तो स्मिथ का लगान सिद्धांत हो गया, रिकार्डियन का लगान सिद्धांत हो गया, माल्थुसियन का लगान सिद्धांत हो गया, मार्क्स का लगान सिद्धांत हो गया। तो किस पर आधारित थी? तो बेसिकली जो थॉमस मुनरो थे, तो उन्होंने जो है डेविड रिकार्डो के जो 1817 के जो है रिकार्डियन सिद्धांत था उस पर आधारित थी। ठीक है, तो ये 1820 में शुरू की गई थी। कितने में? 1820 में शुरू की गई थी। जो रैयत वाड़ी प्रणाली है ये 1820 में शुरू की गई थी, लेकिन इससे पहले ही जो रिकार्डियन सिद्धांत है डेविड रिकार्डो द्वारा दिया गया था, ये 1817 में ही दे दिया गया था। तो 1817 में डेविड रिकार्डो द्वारा दिया गया था, डेविड रिकार्डो द्वारा दिया गया था। और ये मतलब एक जो सिद्धांत था, ये रिकॉर्डिंग सिद्धांत था, लगान सिद्धांत। इसमें था कि भूमि की उर्वरता के जो अंतर के कारण जो है जमींदार जो है अतिरिक्त आय अर्जित करते हैं और सरकार को जो है इसका उचित भाग प्राप्त करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो इस व्यवस्था में जो किसान होते थे ना, वो सीधे सरकार को रास्ते देते थे। इसमें जो मिडिल भूमिका होती थी, जो मध्यस्थ की भूमिका होती थी जमींदार के रूप में, वो जमींदार को हटा दिया गया था इस व्यवस्था के अंदर। सीधी सी बात थी। तो अगर आप यहाँ इस सिद्धांत के बारे में जरूर लिखो, एक पॉइंट जरूर नोट कर लो हरदम। इस पॉइंट को लिखो कि भूमि की उर्वरता के अंतर के कारण, उर्वरता उर्वरता के अंतर के कारण, अंतर के कारण जमींदार अतिरिक्त आय अर्जित करते थे। तो ये जो अतिरिक्त आय है ना, वो अतिरिक्त आय ना प्राप्त कर पाए वो, तो जमींदार जो है अतिरिक्त आय अर्जित करते। इसको मैं एक पॉइंट में समझा देता हूँ अभी। करते थे और और सरकार को इसका उचित भाग प्राप्त करना चाहिए। जस्ट एग्जाम्पल के लिए कि जैसे भारत है, और भारत मतलब बहुत बड़ा हिस्सा है। मतलब मान लीजिए यहाँ पर हम 4 खंडों में मान देते हैं, या 3 खंडों में, 4 खंडों में मान लो आप भारत को। ठीक है, इस तरीके से आप मान लो कि भारत का पूरा मैप है। जब मैं जियोग्राफी भी समझाऊंगा तब भी आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर जो है मान लो, यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी है, यहाँ पर काली मिट्टी है, यहाँ पर राल मिट्टी है, और यहाँ पर लेटेराइट मिट्टी है। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने बोल दिया कि पूरे भारत में ही जो है हम राजस्व जो है वो 1/4 हिस्सा लेंगे या 1/8 हिस्सा लेंगे, जो भी बोल दिया उन्होंने। ठीक है, अब इसमें से जो 4 हिस्सा है वो भी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ से मिल सकता है ज्यादा मिले, क्योंकि यहाँ पर जो थी वो जो जलोढ़ मिट्टी थी, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो काली मिट्टी थी। तो यहाँ इन दोनों से हिस्से तो उनको अच्छा मिल जाएगा, यहाँ से भी मिल जाएगा, थोड़ी बहुत अच्छा मिल जाएगा। ठीक है, कि लाल मिट्टी है लेकिन वहां पे उपज उतनी अच्छी नहीं हो रही है, लेकिन वहीं पे जो लेटेराइट मिट्टी है यहाँ पर उपज कम होगी। तो इसलिए उन्होंने इस चीज को मतलब किया हुआ था कि हमें एक अच्छा मतलब राजस्व प्राप्त करने के लिए जो जमींदार है, अब जमींदार यहाँ पर अगर रहेंगे तो जमींदार जो अतिरिक्त आय मिलेगी वो तो खुद रख लेंगे ना, वो कि वो बोलेंगे जमींदार से हमें 1/4 लेना है, तो जमींदार जो अतिरिक्त रहेगी भाई, जो भी आय होगी वो खुद रख लेंगे वो। तो इसलिए उन्होंने ये चीज सिस्टम किया हुआ था इसका। तो 19 का जो है बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20वां। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया था? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया था? जो परिवर्तन किए गए थे वो तो किए ही गए थे। अब देखते हैं कौन कौन से परिवर्तन किए गए थे, कौन कौन से परिवर्तन नहीं किए गए थे। तो भारत के लिए राजस्व जो नियुक्त किया गया था एकदम सही है। ब्रिटिश सेना में जो है भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़ा नहीं दी गई थी, बल्कि कम कर दी गई थी, कम कर दी गई थी। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार जो है ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिए गए थे, ये भी सही है भैया। और भारत का गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बन गया था, तो ये भी सही है। तो ये तीनों ही सही है, बी नंबर गलत है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21वां। जनजातीय गौरव दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो जनजातीय गौरव दिवस के बारे में बताना है, किसकी जयंती पर मनाया जाता है। इसमें जनजातीय कौन है? महात्मा गांधी जनजाति से संबंधित नहीं करते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी जनजाति से बिलोंग नहीं करते, बी आर अम्बेडकर जी भी जनजाति से बिलोंग नहीं करते हैं। तो कौन करते हैं? तो जनजातीय गौरव दिवस जो है वो बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जाता है। और जनजातीय गौरव दिवस जो है वो 15 नवंबर, बिरसा मुंडी की जयंती पड़ती है 15 नवंबर को, तो 15 नवंबर को मनाया जाता है। बिरसा मुंडा जो है एक महान जनजातीय नेता थे, और इन्हीं के नेतृत्व में जो है मुंडा विद्रोह या उलगुलान विद्रोह हुआ था।
ठीक है। तो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जो है मुंडा विद्रोह 1899 और 1900, या कह सकते हो उलगुलान विद्रोह हुआ था। और बेसिकली यह था कि यह विद्रोह जो है रांची और सिंहभूमि क्षेत्र में जो बाहरी लोग थे, दीकू थे, बाहरी लोग कौन थे, अंग्रेज थे, उनके विरुद्ध था ये। ठीक है, तो कह सकते हो आप यहाँ पर कि यह विद्रोह विद्रोह रांची और सिंहभूमि क्षेत्र में बाहरी लोगों यानी दीकुओं के विरुद्ध था, के विरुद्ध था। ठीक है। और मुंडा जनजाति में जो है खुंट कट्टी व्यवस्था जो है, सामूहिक भूमि स्वामित्व जो है प्रचलित थी। तो यहाँ पर एक लिख सकते हो, मुंडा जनजाति में तो खुंट कट्टी व्यवस्था व्यवस्था यानी कि सामूहिक भूमि स्वामित्व प्रचलित थी। और झारखंड स्थापना दिवस भी जो है वो 15 नवंबर को ही मनाया जाता है। तो 15 नवंबर को ही झारखंड स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। ये तो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किस विद्रोह का नेतृत्व कान्हू और सिंधु ने किया था? तो किस विद्रोह का नेतृत्व जो है सिंधु या कान्हू ने किया हुआ था? कान्हू या सिंधु ने जो है एक भाई थे, दोनों लोग ही भाई थे। ठीक है, तो ये ब्रोज थे। ठीक है, भाई थे। ठीक है, तो इन्होंने जो है संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया हुआ था। किसका संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया हुआ था? जो कि 1855-56 में हुआ था। 1855-56 में हुआ था। ठीक है, और यह कहाँ पर हुआ था? तो संथाल विद्रोह जो है वो राजमहल पहाड़ियों में हुआ था। राजमहल पहाड़ियों में हुआ था। राजमहल पहाड़ियां जो हैं वो बिहार में पड़ती हैं। बिहार में जमींदारों और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हुआ था। जमींदारों और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किया गया था। शासन के विरुद्ध किया गया था ऐसा। और संस्थाल जो है भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति थी, जो भील और गोंड के बाद आती है। ठीक है, तो संस्थाल जो है, यहाँ पर एक पॉइंट लिखो, संस्थाल जो है, संस्थाल जनजाति भारत की, संस्थाल लिखना है यहाँ पर, भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। सबसे बड़ी जनजाति है जो भील और गोंड के बाद आती है। जो भील और गोंड के बाद आती है। ठीक है। और इसके अलावा जो था दमिन एक कोह जो है संस्थानों के लिए 1832 में निर्धारित क्षेत्र था। और इस विद्रोह में जो अन्य नेता थे जैसे चांद और भैरव भी थे, मतलब कह सकते हो। और ब्रिटिश सेना, मतलब जो ब्रिटिश थे ना, इस विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश सेना का प्रयोग किया गया था। तो 22 में का जो है वो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में प्रसिद्ध नील विद्रोह का नेतृत्व किया हुआ था? तो नील विद्रोह का नेतृत्व किसने किया हुआ था वो बताना है आपको। महात्मा गांधी जी ने। तो नील विद्रोह का विद्रोह इन्होंने थोड़ी ना किया था महात्मा गांधी जी ने, ये तो गलत हो जाएगा। वासुदेव बलवंत फड़के इन्होंने भी नहीं किया हुआ था। ठीक है, इसके अलावा मदारी पासी इन्होंने भी नहीं किया हुआ था। तो जो नील विद्रोह था उनका नेतृत्व है जो विष्णु चरण विश्वास और दिगंबर विश्वास द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? विष्णु चरण विश्वास और दिगंबर विश्वास के द्वारा किया गया था। और यह जो है नील विद्रोह जो है वो कब हुआ था? तो नील विद्रोह जो है 1859-60 में हुआ था। 1859-60 में हुआ था। ठीक है, 1859-60 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। ये तो मैं बता दिया। किसने किया हुआ था? विष्णुचरण विश्वास और दिगंबर विश्वास के नेतृत्व में हुआ था। और किसके विरुद्ध हुआ था? तो किसानों ने जो है, जो ब्रिटिश नील मकान मालिक थे, उनके विरुद्ध विद्रोह किया हुआ था।
बेसिकली क्या करते थे कि जो ये मतलब बगान मालिक होते थे ना, ये बड़े पैमाने पर नील की खेती के लिए मजबूर किया करते थे। अब बेसिकली नील की खेती से क्या होता था कि जो भूमि की उपज है ना, भूमि की उपजाऊपन है वो समाप्त हो जाता था, उत्पादकता कम हो जाती थी आने वाली अन्य फसलों के लिए। तो इसलिए कह सकते हैं इसके खिलाफ विद्रोह खड़ा हुआ था। तो यहाँ पर एक पॉइंट आप नोट कर लो कि किसके विरोध हुआ था। तो किसानों ने जो है, किसानों ने ब्रिटिश ब्रिटिश नील बगान मालिकों के विरुद्ध विद्रोह किया था। विद्रोह किया, जो बड़े पैमाने पर जो बड़े पैमाने पर पैमाने पर नील की खेती नील की खेती के लिए मजबूर करते थे। और यह आंदोलन जो है सबसे सफल आंदोलनों में से एक था। ठीक है, 1860 में जो है नील आयोग की स्थापना की गई थी। 1860 में जो है नील आयोग की स्थापना की गई। नील आयोग की स्थापना की गई ना, की गई। ठीक है, और दीनबंधु मित्र जो है इस विद्रोह पर जो है इन्होंने एक नाटक लिखा था दीनबंधु मित्र द्वारा। तो दीनबंधु मित्र द्वारा दीनबंधु द्वारा दीनबंधु मित्र मित्र द्वारा कह सकते हो नील दर्पण नामक प्रसिद्ध नाटक लिखा। प्रसिद्ध नाटक। ठीक है, तो इसका सही आंसर मतलब सही आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। वीर सुरेंद्र साई एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थे। वीर सुरेंद्र साई के बारे में पूछा, एक स्वतंत्रता सेनानी थे। नागालैंड, सिक्किम, तेलंगाना या उड़ीसा। तो वीर सुरेंद्र साई जो है वो संबलपुर उड़ीसा के शाही परिवार से थे। कहाँ से? उड़ीसा से संबंधित थे। कहाँ से? उड़ीसा से संबंधित थे। ठीक है, और उड़ीसा के जो है संबलपुर, उड़ीसा में जो है संबलपुर से संबंधित थे। संबलपुर से संबंधित थे। और इनके पिता जो है राजा महाराजा साई जो है 1827 में जो है मृत्यु के बाद जो है ब्रिटिश ने जो है सुरेंद्र साई की जो वैध दावा था मतलब उसको खारिज कर दिया और एक कठपुतली शासक को नियुक्त कर दिया था, जिसके बाद ही विद्रोह खड़ा हुआ था। तो गोंड और बिंझाल जनजाति के साथ जो है इन्होंने ब्रिटिश के विरुद्ध जो है एक सशस्त्र विद्रोह किया हुआ था। बाद में ये 1864 में पकड़ जाते हैं और फिर इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। असीरगढ़ के लिए इनको बंदी बनाया गया, जहां पर उनकी 1884 में मृत्यु हो जाती है। तो कुल मिलाकर धीरे धीरे सारे उनको खत्म कर दिया गया था। मतलब जितने भी विद्रोह खड़े हो रहे थे या कुछ भी हो रहा था तो उनको खत्म करते जा रहे थे लोग, मतलब ब्रिटिश लोग। तो यहाँ पर देखो इनके पिता जो थे वीर वीर सुरेंद्र साई के पिता जो थे राजा महाराजा साई। ठीक है, तो इनके पिता का नाम था राजा महाराजा साई। महाराजा साई। तो 1827 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1827 में इनकी मृत्यु के बाद सुरेंद्र साई, वीर सुरेंद्र साई थे ना, वीर सुरेंद्र साई के वैध दावे को खारिज खारिज कर एक कठपुतली शासक नियुक्त किया गया। कठपुतली शासक नियुक्त किया गया। फिर उन्होंने जो है नियुक्त किया गया, उन्होंने गोंड और बिंझाल जनजातियों के साथ जनजातियों के साथ ब्रिटिश के विरुद्ध ब्रिटिश के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह किया। सशस्त्र विद्रोह किया और बाद में यह जो है 1864 में पकड़े गए। 64 में पकड़े गए और फिर इनको जो है असीरगढ़ के किले में बंदी बना दिया गया। वहां पर असीरगढ़ के किले में बंदी बना दिया। गढ़ के किले
में बंदी बना लिया, और जहाँ पर 1884 में इनकी मृत्यु हो जाती है, 1884 में मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये चीज इनके साथ घटना घटित हुई थी। टोटल मैंने यहाँ पर सारी चीजें लिख दी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। किस अधिनियम के परिणाम स्वरूप रानी विक्टोरिया 1858 में भारत की सामग्री की उपाधि के साथ भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों की संप्रभु बन गई थी? तो भारत की सामग्री के साथ जो है मतलब पूछा गया है, तो किस मतलब इसमें पूछा गया है ब्रिटिश क्षेत्रों का संप्रभु बन गई थी और किस अधिनियम के तहत? तो अधिनियम बताना है आपको। भारतीय परिषद अधिनियम था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, चार्टर अधिनियम था, ये विनिमय अधिनियम था। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था। ये वाला कौन सा था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1858 का। 1858 का जो बेसिकली जो पारित हुआ था ना ब्रिटिश संसद द्वारा, इस अधिनियम को ब्रिटिश संसद द्वारा 2 अगस्त 1858 को पारित हुआ था। 2 अगस्त 1858 को पारित किया गया था। पारित किया गया था। ठीक है, और इसमें जो है रानी विक्टोरिया को जो है ब्रिटिश भारत का जो है शासक घोषित किया गया था, और भारत के लिए एक जो है राज्य सचिव नियुक्त किया गया था। ठीक है, यहाँ पर इस चीज को ध्यान रखना है। क्वींस प्रोक्लेमेशन 1 नवंबर 1859 को जो है लॉर्ड कैनिंग द्वारा इलाहाबाद में एक दरबार में घोषित किया गया था इनको। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरी तरीके से शासन समाप्त किया गया, और जो भारत है उसको सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन किया गया था। तो 22वें का जो है बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। स्थायी बंदोबस्त निम्नलिखित में से किस वर्ष में लागू हुआ था? स्थायी बंदोबस्त जो है वो किस वर्ष में लागू हुआ था? 1790, 1889, 1890, 1793। तो किस वर्ष में लागू हुआ था? तो देखो, जो स्थायी बंदोबस्त मैंने शुरुआत में ही बताया हुआ था कि 1793 में ये लागू हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू किया गया था। तो कब? 1793 में। तो देखो यहाँ पर ना ऐसे लिख लो आप इसको, लागू किया गया था 1793 में। 1793 में क्षेत्र कौन कौन से हो गए? क्षेत्र हो गए बंगाल, बिहार, उड़ीसा। बंगाल, बिहार, उड़ीसा। और किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। ठीक है, और इसी को ही जो स्थायी बंदोबस्त था इसको जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता था। हालांकि इसके पहले अगर देखा जाए ना तो 1790 में ही लागू हो गया था, 1790 में, लेकिन एक परीक्षण के तौर पर लागू किया गया था। कहाँ पर? प्रायोगिक रूप से लागू किया गया था, जिसका मतलब कोई ज्यादा महत्व नहीं होता है सन का। ठीक है, लेकिन स्थायी रूप से जो है वो 1793 में लागू कर दिया गया था। 26 का जो है वो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किस रियासत को ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1852 में हड़प नीति के तहत अपने अधिकार में ले लिया था? तो 1852 ईस्वी में जो है हड़प नीति के तहत जो है अपने अधिकार में ले लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो उदयपुर, संबलपुर, नागपुर, सतारा। तो इसने पूछा है 1852 ईस्वी में, 1852 ईस्वी में पूछा गया है। तो देखो, कई सारी रियासतें हैं जो हड़प नीति के तहत अधिकार में ली गई थी। ठीक है, यहाँ पर एक एक करके देखते हैं, लेकिन 1852 में पूछा गया है कौन सी ली गई थी, वो पूछा गया है। तो हम एक एक करके पहले सब जान लेते हैं कौन कौन सी ली गई थी, कौन कौन सी नहीं ली गई थी, सबके नाम ही हम देख लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो व्यवगत का सिद्धांत है, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट है, जो हड़प नीति है, जो 1848 में प्रारंभ की गई थी। कितने में? 1848 में प्रारंभ की गई थी। कौन सी नीति थी? तो इसको देखो, व्यवगत का सिद्धांत बोला जाता है। व्यवगत का सिद्धांत सिद्धांत बोला जाता है, या डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट बोला जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट जो है, अब इस प्रारंभ किसने की थी? 1848 में जो है वो लॉर्ड डलहौजी द्वारा प्रारंभ की गई थी। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा प्रारंभ की गई थी। उसके तहत अलग अलग रियासतें जो है वो हड़प ली गई थी, छीन ली गई थी। तो 1848 में जो है सबसे पहली जो रियासत थी वो थी सतारा। सबसे पहले थी सतारा। ठीक है, फिर 1849 में जो है जैतपुर और संबलपुर, जैतपुर और संबलपुर हो जाएगी। जैतपुर और संबलपुर 1849 में। ठीक है, 1852 में जो है वो उदयपुर हो जाएगी, उदयपुर हो जाएगी। और 1853 में जो है वो झांसी हो जाएगी, वन में झांसी हो जाएगी। और 1854 में जो है वो हो जाएगी नागपुर, नागपुर हो जाएगी 1854 में। ठीक है, तो एक कुल मिला के अब कौन सी पूछा गया था कि इसमें 1852 में कौन सी हड़प की गई थी? तो वो बची उदयपुर। कौन सी? उदयपुर की गई थी। बाकी ये नाम जरूर आप नोट कर लेना, ये अच्छे से याद कर लेना, इनको भूलना मत।
क्योंकि ये सामान्य तौर पर पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, तो इनको जरूर आप अच्छे से पढ़ लेना। अच्छा, ये छोटा नहीं हो रहा है? हाँ, नहीं हो रहा है, नहीं। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लेना। मैं आजकल ना इसको सीख रहा हूँ अच्छे से कि मतलब ठीक ठाक तरीके से मुझे आ जाना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में मैं और ज़्यादा विस्तार इसका करूँगा बहुत अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28। भारत की पहली कपास मिल 1854 में कताई मिल के रूप में स्थापित की गई थी। तो कौन कहाँ पर कताई मिल के रूप में स्थापित की गई थी वो बताना है। अच्छा, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस मिलेंगे तो आप वहाँ पर उसको पढ़ लिया करो यार, क्योंकि चीज़ें जो नोट कर रहा होता है ना, लिख रहा होता हूँ, तो ये चीज़ें कई बार ध्यान नहीं दे पाता हूँ मैं, छोटी छोटी। ठीक है, दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता। तो बेसिकली कहाँ पर स्थापित की गई थी? जो पहली कपास मिल के बारे में पूछा गया है, कहाँ पर स्थापित की गई थी। तो आपको अच्छे से पता है कहाँ पर की जाएगी, जहाँ पर चीज़ें उपलब्धता रहेगी। ठीक है, तो वहाँ पर ही की जाएगी बेसिकली। ज़्यादातर पॉसिबल तो वहीं पे ही है। तो ये बॉम्बे में की गई थी। कहाँ पर? बॉम्बे में की गई थी। किस कंपनी का पूरा नाम कंपनी का देखा जाए तो बॉम्बे बॉम्बे स्पिनिंग बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी, वीविंग कंपनी थी, जिसकी स्थापना जो है कावस जी नानाभाई डावर द्वारा की गई थी। कावस जी कावस जी नाना भाई डावर के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? 1854 में की गई थी। 1854 में की गई थी। ठीक है, और ये भारत की पहली एक प्रकार से आधुनिक सूती कपड़ा मिल थी, जो सबसे सफल थी। ठीक है, और इसके अलावा पहली कपास मिल जो है वो कलकत्ता में की गई थी। फोर्ट ग्लॉस्टर में किया गया था प्रयास जो है। तो पहला प्रयास पूछा है, और जो स्थापित की गई थी वो है बॉम्बे में। और पहला प्रयास जो है, तो पहली कपास मिल स्थापित करने का प्रयास किया गया था। पहली कपास मिल का प्रयास जो किया गया था, प्रयास जो है 1818 में किया गया था। 1818 में किया गया था। कहाँ पर? फोर्ट ग्लॉस्टर में। फोर्ट ग्लॉस्टर कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता में हुआ था। हालांकि इसका एक कह सकते हैं बड़ा सबसे कारण था बुनियादी ढांचे का, मतलब कमी थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। 29 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध लड़ाई मंगल पांडे की फांसी से संबंधित है। तो अरे यार, मंगल पांडे से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आप इसको सही नहीं कर पाए तो फिर क्या है? मंगल पांडे से रिलेटेड सब कुछ मैंने बता दिया। ठीक है, तो 1857 का विद्रोह। कौन सा? 1857 का विद्रोह। ठीक है, इसके अलावा प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो है ये कब हुआ था? 1824 और से 1826 में। ठीक है, और किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो यंदागो या यंडागो भी कहा जाता है इसको, यंदावो दावो भी कहा जाता है। दावो संधि के तहत समाप्त हुआ था। ठीक है, और द्वितीय आंग्ल मराठा कब हुआ था? तो 1803 और 1805 में हुआ था। 1805 में हुआ था। और प्लासी का युद्ध जो है वो 1805 में। ठीक है, और प्लासी का युद्ध जो है वो कब हुआ था? 1757 में हुआ था। ठीक है, तो ये सारे सन मैंने बता दिए, तो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी वीर पांड कट्टा बोमन किस वर्तमान राज्य से थे? तो 18वीं सदी में जो थे, बताना है आपको। वीर पांड्या कट्टा बोमन कुल मिला के कहाँ से थे? केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, सारे साउथ के स्टेट हैं। तो आप बताने में थोड़ी सी असमर्थ हो जाओगे। हालांकि ये तमिलनाडु से संबंधित थे। कहाँ से? तमिलनाडु से संबंधित थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था कि 1795 में जो है ब्रिटिश अधीनता को स्वीकार करने से टोटल मना कर दिया था। इसके अलावा इन्होंने बोला था कि हम कर भी नहीं देंगे, और इसके परिणाम स्वरूप जो कर नहीं देंगे, हम अधीनता भी स्वीकार नहीं करेंगे, सब कुछ से मना कर दिया था इन्होंने। ठीक है, तो इस वजह से जो कह सकते हैं, इनके बीच में प्रथम पॉलीगर युद्ध हुआ था 1799 में। ठीक है, 1799 में इसी कारण से जो है प्रथम प्रथम पॉलीगर युद्ध हुआ था। पॉलीगर युद्ध हुआ था। ठीक है, और बाद में इनको 1799 में ही पकड़ करके जो है फांसी दी गई थी। कायतार में कायतार में फांसी दी गई थी। ठीक है, और तमिलनाडु के प्रथम स्वतंत्रता सेनानियों में से इनको एक माना जाता है। तो सही आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद के नेतृत्व में निम्नलिखित में से किसने संभाला था? तो फैजाबाद का नेतृत्व जो है वो किसने संभाला था? फैजाबाद में नेतृत्व बताना है आपको।
कुंवर सिंह थे, मौलवी अहमदुल्लाह थे, बेगम हजरत महल थे, खान बहादुर थे। मैंने देखो जैसे कुंवर सिंह के बारे में बताया था, वीर कुंवर सिंह जो थे, इनका बताया था कि बिहार में नीति संभाल रहे थे। ठीक है, बेगम हजरत महल के बारे में बताया था कि लखनऊ में संभाल रहे थे। ठीक है, लखनऊ में। ठीक है, और ये जो थे खान बहादुर थे, बरेली में संभाल रहे थे। तो मौलवी अहमदुल्लाह जो हैं वो कहाँ पर संभाल रहे होंगे? तो सिंपल सी बात है भाई, फैजाबाद अवध क्षेत्र में नीति संभाल रहे थे। कहाँ पर? फैजाबाद, जो कि अवध क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कहाँ पर? अवध क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तो झांसी में ही नेतृत्व संभाल रहे थे। कहाँ पर? झांसी की रानी बाई। कानपुर में कौन संभाल रहे थे? नाना साहेब संभाल रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। मणिकर्णिका तांबे के इतिहास में किन नाम से जाना जाता है? मणिकर्णिका को किस नाम से जाना जाता है? मणिकर्णिका तांबे, मनु, मतलब इनको मनु भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? मनु। तो मनु के नाम से जाना जाता था। अगर आपने बहुत पहले शो, छोटे से बच्चे तरह एक रानी लक्ष्मीबाई जी का शो देखा होगा, तो मनु बड़ा प्यार से नाम से बोला जाता था। ठीक है, तो झांसी जो है टाटा टोपे के साथ मिलकर उन्होंने विद्रोह भी किया हुआ था। कहाँ पर? झांसी में, मैंने अभी बताया था। तो रानी लक्ष्मीबाई जी को मनु कहा जाता था, या मणिकर्णिका उनका नाम था। और जो झांसी का विद्रोह है वो किसने दबाया हुआ था? तो ह्यू रोज ने दबाया हुआ था। ह्यू रोज ने झांसी के विद्रोह को, झांसी के विद्रोह को दबाया था, दबाया। ठीक है, और उनके पति राजा गंगाधर राव की जो है मृत्यु जो है बिना पुरुष वास के हुई थी, जिसके बाद डलहौजी ने जो है हड़प नीति के तहत झांसी को हड़प लिया था, जो विद्रोह का एक प्रकार से कारण बना हुआ था। तो 32 का बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से किस शहर में झांसी की रानी की कब्र स्थित है? तो किस शहर में स्थित हो सकती है, आपको पता है? सबसे पास में कौन सा शहर होगा ग्वालियर, मतलब झांसी से? तो जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो है समाधि या मकबरा है जो उनका, वो कहाँ पर? ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पर? ग्वालियर में। तो ग्वालियर में कहाँ? ग्वालियर के फूलबाग में स्थित है। ग्वालियर के फूलबाग में, फूलबाग में स्थित है। फूलबाग में स्थित है। और इनकी जो मृत्यु है ग्वालियर में ही हुई थी। तो ग्वालियर में जो है 17 जून, मृत्यु जो है 17 जून 1858 को ग्वालियर में, ग्वालियर में कोटा की सराय लड़ाई में, ग्वालियर में कोटा की सराय की लड़ाई में, सराय की लड़ाई में हुई थी। ठीक है, 1857 का जो विद्रोह है वो अंतिम रूप से जो समाप्त हुआ था, 1857 का विद्रोह जो है, तो 20 जून 1858 को ग्वालियर में ही अंतिम रूप से समाप्त हो गया था। ठीक है, 17 जून को उनको मृत्यु हो जाती है, और 20 जून को, 20 जून 1858 को, 1858 को पूर्ण तरीके से, रूप से पूर्ण रूप से 1857 का विद्रोह समाप्त हुआ। 1857 का विद्रोह समाप्त हुआ था, समाप्त हुआ था। ठीक है, और सर ह्यूरोज ने कहा था कि सबसे खतरनाक नेताओं में से एक थी ये, महान नेताओं में से। तो बी नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बम्बई दक्कन के ग्रामीण इलाकों में विद्रोह हुआ था? बम्बई जो है दक्कन के ग्रामीण विद्रोह इलाकों में विद्रोह हुआ था, किस वर्ष में? आपको सन बताना है। तो बॉम्बे दक्कन ग्रामीण क्षेत्र में जो है 1875 में जो है विद्रोह हुआ था। अभी विद्रोह किसने किया हुआ था वो भी आपको जानना चाहिए थोड़ी सा। ठीक है, तो बम्बई दक्कन के जो ग्रामीण इलाकों में विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था? 1875 में हुआ था। तो 1875 में जो है साहूकारों और जमींदारों के जो विरुद्ध है किसानों का विद्रोह था। साहूकारों, इसको साहूकारों और जमींदारों के विरुद्ध, साहूकारों और जमींदारों के विरुद्ध, किसानों का विद्रोह था। किसानों का विद्रोह था, किसानों का विद्रोह था। और यह जो है पुणे के सुपा गांव में शुरू हुआ था। यह पुणे के सुपा गांव में शुरू हुआ था। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत जो है भारी कराधान हो गया, सरकार द्वारा घुस में जो है
50% की वृद्धि के कारण जो है यह दंगे हुए थे। और इस विद्रोह की जांच के लिए जो है ब्रिटिश सरकार ने, जो जब ये विद्रोह हुआ था ना, इस विद्रोह की जांच के लिए जो है ब्रिटिश सरकार ने जो है दक्कन दंगा आयोग का गठन भी किया हुआ था। तो कह सकते हो इस विद्रोह की जांच के लिए, विद्रोह की जांच के लिए कौन सा विद्रोह किया, मतलब जांच के लिए जो है ब्रिटिश सरकार ने जो है दक्कन दंगा आयोग का गठन किया था। तो ब्रिटिश सरकार ने दक्कन दंगा आयोग का गठन किया था, का गठन किया था। ठीक है, तो 34 का जो है वो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक के माध्यम से ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव की तीखी आलोचना की हुई थी। तो उनकी कौन सी पुस्तक थी, उनकी पुस्तक का नाम बताओ आप लोग। ठीक है, हिंदी में बताओ पहले तो आप, है ना, क्योंकि इंग्लिश में तो आप लोग पढ़ लेते हो, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, तो पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है वो यहाँ पर लिखा है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, और इनकी जो बुक्स की रचना हुई थी वो 1901 में हुई थी। ठीक है, तो भारत में गरीबी और ग्रेट ब्रिटिश शासन, ठीक है, गैर ब्रिटिश शासन, इनकी पुस्तक का नाम था। इन्होंने इसमें जो है ट्रेन थ्योरी या धन निकासी का सिद्धांत प्रस्तुत किया हुआ था। धन निकासी का सिद्धांत प्रस्तुत किया हुआ था। ठीक है, जो भारत की जो संपत्ति है कि ब्रिटेन की जो हस्तांतरण की बात करता था। और इनको जो है, जो दादा भाई नौरोजी थे ना, इनको ग्रैंड ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। ठीक है, और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष भी रहे हैं दादा भाई नौरोजी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष भी रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो है उसी नंबर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36। 1832 में दामिन एक कोह के रूप में सीमांकित भूमि के एक बड़े क्षेत्र को की भूमि घोषित किया गया था। तो किसकी भूमि घोषित किया गया था वो बताना है, बार्ली, पहाड़िया, मुरियास या संथाल। तो मैंने बताया था, हम इसके बारे में डिस्कशन भी कर रहे थे अभी, मैंने बताया था दामिन ई कोह के बारे में, जिसको बोला जाता था पहाड़ियों की तलहटी। तो दामिन ई कोह जो है उस संस्थानों के लिए निर्धारित किया गया था। किसके लिए? संस्थानों के लिए निर्धारित किया गया था, संस्थाल जो जनजाति थी। और जो संथाल जनजाति है वो कहाँ का? झारखंड, बिहार के राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में मिलते हैं। कहाँ पर? झारखंड और बिहार के जो है, बिहार के राजमहल पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में मिलते हैं। ठीक है, संस्थानों को जो है जंगल साफ करने, खेती के लिए जो भूमि बताने के लिए आमंत्रित किया जाता था एक प्रकार से। ठीक है, और जमींदार हो गए, साहूकार हो गए, ब्रिटिश अधिकार हो गए, अधिकारी हो गए, तो इन सब ने मिलकर जो है संस्थानों का शोषण किया, जिसकी वजह से जो है इनका विद्रोह हुआ था। अब संस्थानों का जो विद्रोह है, संस्थानों का विद्रोह है, संस्थानों का विद्रोह ये कब हुआ था? समय काल जो है 1855 और 56 में हुआ था। 1855 56 में हुआ था। ठीक है, और नेतृत्व किसने किया हुआ था? नेतृत्व जो है सिद्धू एंड कान्हू ने किया हुआ था। सिद्धू और कान्हू ने नेतृत्व किया हुआ था। तो सही आंसर जो है वो डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलित है या है? तो सही रूप से सुमेलित है, एक एक करके हम देख लेते हैं सही रूप से सुमेलित कौन कौन से हैं। मैंने ये सारे बताए भी हुए हैं आपको। स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो सही भैया, 1793 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में शुरू किया गया था। ठीक है, और जमींदारों को जमींदारों द्वारा जो किसानों से एक निश्चित कर वसूला किया जाता था, उसके बाद जो है दे दिया जाता था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त थॉमस मुनरो और कौन थे? कैप्टन रीड, कैप्टन रीड। समय काल का था 1820 हो गया, 1820 में। ठीक है, मद्रास क्षेत्र में शुरू की गई थी। महालवाड़ी बंदोबस्त या महाल बंदोबस्त जो है हॉल्ट मैकेंजी द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, कब शुरू की गई थी? 1822 में शुरू की गई थी। ठीक है, तो तीनों ही सही है, 3 नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है मतलब गलत है।
कौन सा गलत गलत है, जो गलत है वही सही है। एक एक करके देख लेते हैं हम। रैयतवाड़ी बंदोबस्त दक्षिण और पश्चिमी भारत में अपनाया गया था, एकदम सही है भैया, दक्षिण और पश्चिमी भारत में अपनाया गया था। दक्षिणी जैसे मद्रास हो गया, पश्चिमी भारत जैसे हो गया बम्बई। तो दक्षिण में क्या हो गया, मद्रास, ठीक है, और पश्चिम में जो हो गया वो हो गया बॉम्बे। दक्षिण और पश्चिमी दोनों भारत में अपनाया गया था, ये वाला सही हो जाएगा। रैयतवाड़ी सिद्धांत रूप से रैयत और राज्य के बीच एक सीधा अनुबंध था, ये भी सही है भैया। रैयत मतलब किसान और राज्य मतलब ब्रिटिश सरकार, तो उन दोनों के बीच में एक सीधा समझौता था। इसमें जो जब जमींदार होता था या जो मध्यस्थ होता था उसकी कोई भूमिका नहीं होती थी। और कह सकते हैं कोई कर समझौता होता था वो 20 से 30 वर्षों के लिए होता था, ये भी सही है, ठीक है। और यह कर संविदा थी जो सामान्यतः 30 वर्ष के लिए वैध थी, तो 20 से 30 वर्षों के लिए होती थी, ठीक है, तो ये भी सही है भैया। सैद्धांतिक रूप से इसमें पूर्ववर्ती अभिजात वर्ग और जमींदारों के लिए अधिक मजबूत हुए और किसान वर्ग को और अधिक नहीं, ऐसा नहीं है। किसान वर्ग अधिक मजबूत हुए थे, यहाँ पर जमींदार की कोई भूमिका भी नहीं थी, तो ये वाला डी गलत हो, यही सही आंसर हो जाएगा। तो डी नंबर सही आंसर है 38 का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। सन्यासी और फकीर अशांति विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फकीर हो गया, अशांति विद्रोह के बारे में बताना है इनको, तो कौन सा कथन सही है। और यहाँ तो नहीं लिखा कोई, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है, तो एक एक करके देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो गवर्नर जनरल वार्लिंग हेस्टिंग ने बंगाल बिहार में निरंतर सन्यासी और फकीर अशांतियों का सामना किया हुआ था, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो गवर्नर जनरल जो हेस्टिंग थे, वारेन हेस्टिंग थे ना, तो जो बंगाल और बिहार में जो सन्यासी और फकीर विद्रोह हो रहे थे, सन्यासी विद्रोह जो था वो 1763 में शुरू हुआ था। सन्यासी विद्रोह जो है वो 1763 में शुरू हुआ था, ठीक है। और कई सारे जो सेव नागा थे, सतत समूह का संगठन था, इन लोगों ने विद्रोह किया हुआ था। मजनू शाह जो है वो सूफी फकीर थे जिन्होंने 1771 में बंगाल में जो है विद्रोही दलों का एक प्रकार से नेतृत्व किया हुआ था। इसके और भी प्रमुख नेता रहे हैं, जैसे भवानी पाठक हो गए, चिराग अली हो गए, सब थे प्रमुख नेता थे। तो अनेक से बंदे से सशस्त्र दल बनाया था, एकदम सही है। शिवपंथी नागा सन्यासी ने जो है सशस्त्र दल बनाया था, ये भी सही है, ठीक है। मजनू शाह जिसने 1771 से बंगाल की और दलों का नेतृत्व किया था, उनका प्रमुख नेता था, ये भी सही है। तो दोनों है, मजनू साहब ये भी जस्ट मैंने बता भी दिया, तो तीनों सही हो जाएंगे। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका, बी 1 2 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से किसने राज्य अपहरण नीति को परिवर्तित किया था। राज्य अपहरण नीति को जो है परिवर्तित किया हुआ था, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी। तो राज्य अपहरण नीति, यहाँ पर लिखा है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो अपहरण नीति कह दो या हड़प नीति कह दो, इस तरीके से शब्दों से खेला जाता है। राज्य अपहरण नीति, आप लोग सोचोगे कौन सी नीति है, इंग्लिश हरदम देखो इसलिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में बताना है, जो 1848 में, मैंने पहले ही बताया था, ये 1848 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा प्रारंभ की गई थी। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा प्रारंभ की गई थी, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। तो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। बाकी मैंने सारे बता दिए थे, जैसे 1848 में सतारा, जैतपुर और संबलपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1852, और झांसी 1853, नागपुर 1854, अवध जो है 1856 जो कुशासन के आधार पर हड़प गया था। तो इस तरीके से, और यही सब जो है 1857 के जो है विद्रोह का एक प्रमुख कारण बना हुआ था। तो 40 का जो है वो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। कॉर्नवालिस द्वारा राजस्व संग्रहण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है, उन पर विचार करना है। तो कॉर्नवालिस के संदर्भ में बताना है आपको, कॉर्नवालिस के संबंध में। तो राजस्व संग्रहण के लिए रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अधीन किसानों को फसल खराब होने या प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति राजस्व भुगतान से छूट दी गई थी। तो भैया जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त थी इसके वो, ठीक है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त नहीं थी। अब एक चीज याद रखो, यहाँ पर कॉर्नवालिस द्वारा पूछा गया है, कॉर्नवालिस द्वारा राजस्व संग्रहण, तो ये तो वैसे भी गलत हो जाता है, ठीक है। रैयतवाड़ी बंदोबस्तों में जो था वो आदिम किसानों को फसल खराब होने और प्राकृतिक आपदा की स्थिति भुगतान करने की छूट दी गई थी, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, बंगाल स्थायी बंदोबस्त के अधीन यदि जमींदार नियत तिथि पर उससे पहले राज्य को राजस्व भुगतान करने में विफल रहता है तो उससे जमींदारी हटा दिया जाता था, ये वाला सही है, ठीक है। तो एकदम सही है ये वाला, तो दूसरा सही आंसर हो जाएगा। इसको सनसेट क्लॉज बोला जाता था। क्या बोला जाता था, यहाँ पर देखो सनसेट क्लॉज लिखा है, कहीं पे नहीं लिखा है, तो क्या बोला जाता था इसको, सनसेट क्लॉज, अपन ऐसे लिख देते हैं ना, सनसेट क्लॉज बोला जाता था उसको, सनसेट क्लॉज बोला जाता था। तो ये पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा बी नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से किसने 19वीं शताब्दी में भारत में ग्रामीण कारीगर उद्योगों को बर्बाद कर दिया था। ग्रामीण कारीगर उद्योगों को बर्बाद कर दिया गया था, किसने 19वीं सदी में जो है ग्रामीण कारीगर उद्योग थे उनको बर्बाद कर दिया था, किसने बर्बाद किया हुआ था वो बताना है आपको। तो भारतीय बाजारों में बड़े पैमाने पर मशीन निर्मित वस्तुओं की बाढ़। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क लगा दो इसको। शहरी कारीगरों की बढ़ावा ऐसा नहीं था,
महंगे रेशम और ऊनी सामानों पर बढ़ावा, ऐसा भी नहीं था, तो ये भी गलत है। और ब्रिटेन से कच्चे माल का उच्च कीमतों पर आयात, कच्चे माल का उच्च कीमतों पर आयात होगा तो क्यों होगा, ये वाला भी गलत था। तो कौन सा भारतीय बाजारों में जो था बड़े पैमाने जब मशीनें आने लगी थी, औद्योगिक क्रांति हुई थी, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई, जिससे मशीन से बने जो सस्ते सामान थे वो भारत में बड़ी मात्रा में आयात होने लगे थे, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर जो उत्पादित और कम कीमत वाले होते थे, उन्होंने जो है भारतीय जो ग्रामीण हस्तशिल्प होता था, कारीगर उद्योग थे, उनको नष्ट कर दिया था। तो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, नील दर्पण जो नील की खेती करने वालों की स्थिति से संबंधित है, किसके द्वारा लिखा गया था? नील दर्पण के बारे में बताया गया। तो नील दर्पण जैसे मैंने बताया हुआ था, किसने लिखा हुआ था? दीनबंधु मित्र ने लिखा था। किसने? दीनबंधु मित्र ने लिखा हुआ था, और मैंने वहीं पर चर्चा भी की हुई थी। सो बेसिकली जो नील दर्पण है ना, इसमें जो है नील विद्रोह के बारे में संबंधित जानकारी मिलती है। इसके नील विद्रोह के बारे में जानकारी मिलती है। नील विद्रोह जो है 1859 और 60 में हुआ था। 1960 में कहाँ पर हुआ था? नदिया जिला पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ था। नदिया जिला पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है आपको। और माइकल मधुसूदन दत्ता, इन्होंने एक नाटक लिखा हुआ था, या कहें दो तीन ग्रंथ भी लिखे थे, दो ग्रंथ लिखे हुए थे। माइकल मधुसूदन गुप्ता जो है, इन्होंने लिखा था मेघनाद वध काव्य। क्या लिखा था? मेघनाद वध काव्य। मेघनाद वध काव्य लिखा था इन्होंने। मेघनाद वध काव्य जो है 1861 का, 1861 का। और इसके अलावा इन्होंने लिखा था नाटक, एक और नाटक लिखा था शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठा नाटक लिखा था, जो कि 1859 में लिखा था, 1859 में लिखा था। इसके अलावा बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो है आनंद मठ लिखा था, आनंद मठ लिखा था। इसमें जो है आनंद मठ में जो है सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। ठीक है, और लाल बिहारी डे ने जो है दो पत्रिकाएं लिखी हुई थी। लाल बिहारी डे ने जो है दो पत्रिकाएं लिखी थी। तो एक पत्रिका का नाम था फोल्क, यहाँ पर लिख देता हूँ आपको लाल बिहारी डे के बारे में, यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, इन्होंने लिखा था फोल्क, फोल्क टेल्स, फोल्क टेल्स, टेल्स ऑफ बंगाल, टेल्स ऑफ बंगाल लिखा था। इसके अलावा इन्होंने लिखा था, पत्रिका लिखी थी एक, पत्रिका जो है अरुणोदय, अरुणोदय एक पत्रिका लिखी हुई थी। ठीक है, और जो नील दर्पण है ना, ये नील दर्पण जो है, तो नील दर्पण का जो अंग्रेजी अनुवाद है, तो अंग्रेजी अनुवाद किसने किया हुआ था? रेवरेंड जेम्स लॉन्ग ने किया हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर जो है वो डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, दक्कन रैयत आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन से सही है? दक्कन दंगा आयोग के बारे में बताया था, दक्कन किसान आयोग के बारे में पूछा गया है यहाँ पर, या दक्कन दंगा आयोग भी बोला जाता है जिसको, तो इसके बारे में बताना है। आयोग ने उन जिलों में जांच नहीं की जो जो प्रभावित नहीं थे। तो बिल्कुल स्वाभाविक है भाई, उन उन उनकी क्यों ही जांच की जाएगी जो प्रभावित नहीं थे? बिल्कुल सही बात है भाई। आयोग ने रैयतों, साहूकारों और प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्यों के कथन दर्ज किए थे, तो ये भी सही है, तो दोनों ही सही है। ठीक है, तो ए और दो दोनों ही सही है। अब बेसिकली दक्कन दंगा आयोग जो है, दक्कन दंगा आयोग कब हुआ था? 1875 में हुआ था, 1875 में हुआ था। और इसकी श्रृंखला जो है कहाँ सबसे पहले हुआ था? पुणे में, फिर बाद में अहमदनगर में बढ़ गया, अहमदनगर में, और इसके बाद जो है बॉम्बे में, ऐसे बढ़ता गया। ठीक है, और इसका नेतृत्व जो है, जो दक्कन दंगा आयोग का नेतृत्व किसने किया हुआ था? अलेक्जेंडर आवर्थ नॉट ने किया हुआ था। तो नेतृत्व किसने किया हुआ था? अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर आवर्थ नॉट ने किया हुआ था, आवर्थ नॉट ने किया था। ठीक है, और आयोग ने जो है कुल मिला के उन्हीं जिलों की मतलब जिलों की जांच की थी जहां पर जो दंगों से प्रभावित थे। अप्रभावित जिलों की जांच क्यों ही करेगा? सिंपल सी बड़ी सी सिंपल सी बात है। ठीक है, और इसी के बाद जो कह सकते हैं दक्कन दंगा आयोग के बाद एक है, एक अधिनियम पारित हुआ था, दक्कन कृषक राहत अधिनियम, राहत अधिनियम पारित हुआ था 1879 में, 1879 में पारित हुआ था। तो 44 का जो है वो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45,
गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा किस साम्राज्य का वर्णन इस रूप में किया गया कि एक चेरी जो एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगी। तो किस साम्राज्य का वर्णन किया हुआ था? दिल्ली, अवध, झांसी, ग्वालियर। तो बेसिकली यह जो बोला गया था, उन्होंने अवध के संबंध में बोला था। लॉर्ड डलहौजी जो 1848 से लेकर 1856 के बीच में गवर्नर थे, इन्होंने अवध के संबंध में बोला था एक चेरी है जो एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगी। उनको ये निश्चित था कि एक न एक समय पर हमारे साथ में आकर मिला ही लेंगे, हम इसको मिला ही लेंगे। कुल मिला के ये चीज बोली गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो है बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। बाकी हम अवध के बारे में पहले ही बता चुके हैं आपको सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 46 से 1857 की क्रांति के दौरान जारी किए गए इस्ताहारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इस्ताहारों के बारे में बताना है आपको, संबंध कौन सा कथन सही है, सही बताना है, दिखने हैं। तो इन्होंने जो है उनमें भारत में मुस्लिम शासन को महिमा मंडित किया गया था। ठीक है, तो ये वाला गलत है भैया, मुस्लिम शासन को महिमा मंडित नहीं किया गया था। विभिन्न समुदायों को जो सहिष्णुता को महिमा मंडित किया गया था, जैसे अकबर के शासन में था। कुल मिलाकर ये बताया गया था कि धार्मिक जाति आधार पर सभी भारतीयों को एकजुट होना है, ये बात कही गई थी। इन इस्ताहारों में ये चीज बताई गई थी। उन्होंने मुगल साम्राज्य के अधीन जो है विभिन्न समुदायों को सहिष्णुता को महिमा मंडित किया था, ये बिल्कुल सही है। उन्होंने इस्लाम के संदेश को महिमा मंडित किया था। अगर इस्लाम के संदेश को महिमा मंडित किया होता तो फिर क्या होता कि हिंदू उसके साथ नहीं आते। उन्होंने उनमें क्वीन विक्टोरिया की भूमिका को महिमा मंडित किया, तो ऐसा भी नहीं था। तो इसका सही आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। जेम्स मिल की पुस्तक ब्रिटिश भारत का इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव सही है? तो जेम्स मिल की पुस्तक है ब्रिटिश भारत का इतिहास, उसके बारे में बताना है सब कुछ। देखते हैं एक एक करके, सही बताना है। और सही कथन ध्यान रखो, हरदम सही नहीं है पूछा है, कथन सा कथन गलत है ऐसा पूछा हो तो वहां पर अच्छे से पढ़ लिया करो हरदम। तो सही पूछा है यहाँ पर। तो जमींदारों द्वारा देकर कुल उपज के 30% से अधिक था, तो ऐसा नहीं था, ये वाला गलत है भैया। देकर 30% से अधिक नहीं होना चाहिए लिखा हुआ था, मतलब नहीं होना चाहिए। कृषकों के अधिकारों की रक्षा राज्य द्वारा की जानी चाहिए, तो क्यों की जाएगी भाई, ये वाला भी गलत है। और राज्य को जमींदारों के रूप में रहना चाहिए और प्रत्येक किसान को राज्य से सीधे अपने किराएदार के रूप में जमीन लेनी चाहिए, तो ये वाला एकदम सही पॉइंट है। ठीक है, तो जेम्स मिल जो स्कॉटिश अर्थशास्त्री और इतिहासकार थे, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 1817 में लिखी हुई थी, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसमें इन्होंने क्या किया था, भारतीय इतिहास जो था ना उसको 3 भागों में विभाजित किया हुआ था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल। तो मिल ने जो है रैयतवाड़ी जो है व्यवस्था उसका समर्थन किया हुआ था और प्रस्ताव दिया था कि जो राज्य है वो जमींदार के रूप में कार्य करना चाहिए और किसान जो है वो सीधे सरकार को कर चुका है। तो मतलब जो जमींदार होते हैं ना उनको बीच से हटा दिया था। तो यहाँ पर साफ बोला था कि राज्य जो है वो जमींदार के रूप में होना चाहिए, मतलब राज्य जो है वो जमीन यानी भूमि है उसका मालिक होना चाहिए, सिंपल सी बात ये है। और किसान जो है वहां पर किराएदार के रूप में है और सीधा किसान जो है राजस्व दे रहा है, किसको, राज्य को दे रहा है। जमींदार या कोई मध्यस्थ है उनकी कोई भूमिका नहीं है, सीधा सीधा था। और मिल का जो मानना था, उन्होंने साफ साफ बोला था कि जो जमींदार हैं वो भ्रष्ट होते हैं, अक्षम होते हैं। और कुल मिलाकर उन्होंने बोला था जमींदारी व्यवस्था यानी कि जो स्थायी बंदोबस्त है उसको हानिकारक बताया हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर देखो तो किसानों को पर्याप्त अग्रिम राशि दी जानी चाहिए ताकि उन्हें नकदी फसलों को खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, तो ये भी सही नहीं है। तो इसका सही आंसर जो है वो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो टोटल हमने 47 क्वेश्चन कर लिए हैं और हमारा टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है, मतलब टॉपिक यानी 1857 की क्रांति कंप्लीट हो गया है। और अगर आप रैंक अप पीवाईक्यू के बारे में सोच रहे हैं तो आपको अभी ज्वाइन कर लेना चाहिए। पीवाईक्यू 50 के नाम से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और सिंपल है, आपको इस बैच की प्राइस जो है 149 पड़ेगी। सिर्फ आप क्लासेस के लिए मत खरीदो यार, क्लासेस के लिए आपको लग रहा है कि क्लासेस के लिए आप खरीद रहे हो ना, तो आप यही गलती कर रहे हो। प्रैक्टिस के लिए खरीदो, आप प्रैक्टिस करोगे खुद पढ़ोगे टाइम कम लगेगा, क्लासेस में थोड़ा सा टाइम ज्यादा भी लगता है। अगर आप प्रैक्टिस के लिए खरीद रहे हो देन आपकी इच्छा है, बहुत अच्छी बात है। और आप क्लास के लिए खरीद रहे हो, मेरा तो मानना है क्लास के लिए नहीं खरीदो बल्कि प्रैक्टिस के लिए खरीदो। प्रैक्टिस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास तो आपको यहाँ पर पहले से एक्सेस मिल ही चुका होगा, हालांकि यूट्यूब पे समय रहते ही सब चीजें मिल जाएंगी, लेकिन प्रैक्टिस यहाँ पर मैंने सारी अपलोड कर दी है। सिर्फ फिजिक्स के 4 चैप्टर बचे हुए हैं और उसके अलावा बायोलॉजी और केमिस्ट्री बची हुई है, बाकी उसके बाद सारे जो सब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो गए हैं यहाँ पर। ठीक है, और प्राइम जीएस प्रैक्टिस पीडिया में मैंने बताया जैसे रक्षाबंधन से पहले ही यहाँ पर हम सारे बोर्ड से मतलब सारे जो है टेस्ट अपलोड कर देंगे प्राइम जीएस प्रैक्टिस पीडिया में। और इसका जो है मैंने ऐसे रखा है 25 क्वेश्चन रहेंगे, 15 मिनट का समय रहेगा। ठीक है, टोटल हर टेस्ट में ऐसा रहेगा और हर टॉपिक के 25 क्वेश्चन ही रहेंगे, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी होती है आप मुझे व्हाट्सएप जरूर कर दें, ईमेल पे भी पूछ सकते हैं, कमेंट पे भी पूछ सकते हैं, जो भी आपको बोलना है। ठीक है, इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो करें और दोस्तों को जरूर शेयर करें। वीडियो को जरूर लाइक जरूर करते चलें यार, सारी चीजें जरूर करते चलें, बहुत मेहनत लगती है। तो आप चैनल को जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।